प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। सभी किसान भाई और बहनों का स्वागत है आपके खास कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, कृषि ज्ञान की गंगा कृषि विश्वविद्यालयों के द्वार से बहती है और इस कृषि ज्ञान की गंगा का हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लें। किस प्रकार से कृषि ज्ञान की गंगा बहती है, क्या क्या कृषि विश्वविद्यालय में कार्य होते हैं, किस प्रकार से अनुसंधान होता है, किस प्रकार से विस्तार के कार्य होते हैं और किस प्रकार से कृषि शिक्षा होती है, इन तमाम बातों पर आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर JS संधू साहब। आप कुलपति हैं श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में। आपको लगभग अभी हाल ही में 1 साल पूरा होने को आ रहा है और आपने कृषि विश्वविद्यालय में चाहे शिक्षा हो, चाहे अनुसंधान हो, चाहे कृषि विस्तार हो, इसमें बहुत बड़े काम किए हैं। आपने क्या काम किए, किस प्रकार से कृषि विश्वविद्यालय किसानों की, कृषि छात्रों की और हमारे जो अनुसंधान है, नई नई किस्में निकलती है, नई नई फसलें निकलती है, नई तकनीकियाँ विकसित होती है, उसमें क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की, इन तमाम बातों पर जानकारी लेंगे आज। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, एक कृषि विश्वविद्यालय आपका क्या क्या काम कर रहा है, किस प्रकार से काम कर रहा है? देखिए, कृषि विश्वविद्यालय मुख्य तौर पर 3 कार्य करता है, जिसमें कृषि शिक्षा, कृषि शोध और कृषि का जो तकनीकों का प्रसार। तो आप जहाँ तक कृषि शिक्षा का महत्व है जी, और मेरे को 1 साल तकरीबन हो गया है ज्वाइन किए हुए एज ए वाइस चांसलर जी, तो पहले सबसे आकर मेरी यूनिवर्सिटी जो श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और जोबनेर है जी, वहाँ की उसके क्या क्षमता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसको जानने के लिए मैंने सारे जितने हमारे साइंटिस्ट हैं, टीचर हैं, जहाँ हमारे स्टूडेंट हैं या स्टाफ है, सबके साथ बैठकर इंटरेक्शन किया और इंटरेक्शन करके क्या क्या मतलब प्रॉब्लम है उनकी, इस सिस्टम को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं जी, उसको देखते हुए हमने अपना कार्य करना शुरू किया। शिक्षा को मैं आपको बता दूं कि इस दौरान हमसे हमारे विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी प्राप्ति रही नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन, जो वर्ल्ड बैंक से फंडेड प्रोजेक्ट है। वो पहली बार विश्वविद्यालय को 24 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें पूरी जो हमारी जो अंडर ग्रेजुएट शिक्षा है उसमें सुधार लाना है, चाहे हमारी लेबोरेटरी का डेवलपमेंट है, चाहे स्टूडेंट को अपना कोई एक्सपोजर विजिट है और हमारे स्टाफ का जो कैरियर डेवलपमेंट है या उनको और अपग्रेडेशन करना है, ये तीनों चीज़ें सम्मिलित हैं। डॉक्टर साहब, अभी क्या है कि देखा जाता है कि हमारे जो यूथ है, जो नौजवान है, वो सामान्यतः इंजीनियरिंग या मेडिकल शिक्षा की तरफ जाते हैं और कृषि शिक्षा की तरफ उनका रुझान जितना होना चाहिए उतना नहीं है। नौजवान भी कृषि से दूर हटते जा रहे हैं। गाँव के जो नौजवान हैं वो यूथ शहरों में मजदूरी करने आते हैं। तो ऐसे नौजवानों को, ऐसे यूथ को आप कृषि शिक्षा से जुड़ने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कृषि शिक्षा का हाल ही में जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट हुआ है जी, और आपको बता दें कि इस बार 20,000 से ज़्यादा बच्चे एंट्रेंस टेस्ट में भाग लिए हैं, उनका रिजल्ट आ गया है जी। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों का और हमारे यूथ का हमारी कृषि की शिक्षा की तरफ रुझान नहीं है। काफ़ी बच्चे आ रहे हैं और इतनी हमारे पास सीटें नहीं है जिससे ज़्यादा बच्चे उसमें इच्छुक हैं लेने के लिए। डेफिनेटली अगर भाई ये बच्चे हमारे विश्वविद्यालय में आएंगे तो उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं जी। उनको हर तरह का प्रैक्टिकल नॉलेज, क्रॉप प्रोडक्शन से लेकर प्लांट प्रोटेक्शन का लेके जहाँ और जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं कृषि से संबंधित, उनकी शिक्षा दी जाएगी। और इसी के साथ साथ अब महत्वपूर्ण कार्य ये है
कि हमारा जो यूथ है वो कोई स्किल लेके आगे निकले और वो अपने आप कोई धंधा कर सके या उद्यमिता कर सके, एग्री बिजनेस में जा सके, नया स्टार्टअप शुरू कर सके। इस तरह का संपूर्ण उसका विकास करने के लिए विश्वविद्यालय में भारत सरकार का एक इंक्यूबेटर सेंटर चलता है, जिसमें हम पूर्ण ट्रेनिंग देते हैं। आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, आपको फंडिंग कहाँ से मिलेगी, आपको उस जो कार्य करने के लिए कैसे आगे बढ़ना है, इस तरह का पूर्ण हमारी यूनिवर्सिटी में उसका प्रबंध है। और पीछे जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारे बच्चे यहाँ से जो सीख के गए हैं उनका बहुत बड़ा अच्छा धंधा चला रहे हैं और एक एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर कोई एक नौजवान कृषि उद्यमी बनना चाहता है आपके माध्यम से, तो वो कैसे संपर्क करे, कहाँ संपर्क करे? देखिए, ऐसा है कि हमारी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट, अब तो डिजिटल युग है, एवरीथिंग जो भी यूनिवर्सिटी की गतिविधि है वो हम लगातार हमारी वेबसाइट पर अपडेट करते रहते हैं कि इतनी तारीख को ये कोर्स शुरू होगा, उसमें ये चीज़ों को सिखाया जाएगा। और इस तरह से पूरे साल का क्या प्रोग्राम है वो सारा प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर रहता है। ये वाला कोर्स कब चलेगा, इस वाले विषय की कब बात होगी, तो ये सब पूर्ण उसमें दिया जाएगा। और हमने पूर्ण प्रबंध कर रखा है कि जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, वो कहीं से भी हम हायर करके उनको पूर्ण उसके बारे में विषय के रूप में जानकारी देते हैं। जी डॉक्टर साहब, आजकल क्या है कि उत्पादन हमारा किसान कर लेता है, लेकिन उसका मूल्य संवर्धन, उसका बाजार मूल्य कैसे मिले, उसको किस प्रकार से पोस्ट हार्वेस्ट मतलब कटाई उपरांत क्या गतिविधि करे जिसके कारण से उसको उपभोक्ता को अच्छी चीज़ भी मिले और बाजार मूल्य भी हमारे किसान को अच्छा मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए किसान भाइयों? देखिए, ऐसा है, अब प्रोडक्शन की साइड पे जाएं तो हमने बहुत बड़ा अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं, आत्मनिर्भर हैं पूरे जितने भी खाद्यान्न में, और अभी तो हम दालों में भी लगभग आत्मनिर्भर हो गए हैं। आपने जो बात की कि किसान अपनी जो भी वो फसल पैदा करता है उससे ज़्यादा कीमत कैसे ले सके, सेकेंडरी एग्रीकल्चर को शुरू करे और उसमें प्रोसेसिंग करे, वैल्यू एडिशन करे, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर में कैसे प्रोसेसिंग करके, जहाँ टाइम गैप से उसको मंडीकरण करना है। अभी तो पूरा विश्व को, ये जो पूरा भारत एक मार्केट हो गया है, उसका कैसे फ़ायदा ले सकता है। और बहुत सारे तरीके हैं वैल्यू एडिशन के। हम ग्रेडिंग कर सकते हैं, अपने जो भी क्रॉप आती है उसकी ग्रेडिंग करके अच्छे तरह से पैकिंग करके और उसको अच्छे तरीके से बेचें। अभी आपको हम बता दें, हाल ही में हमारे विश्वविद्यालय में ये डेयरी है और उसका दूध का पैकिंग हमने शुरू किया है, जिससे जो है पहले जो हमारी कीमत जो मिल रही है उससे डबल कीमत मिलने वाली है। इसी तरह से स्मॉल चीज़ें जो है कर सकें, जैसे आंवला हमारे फार्मर उगाते हैं, आंवले की प्रोसेसिंग करिए, बहुत सारे प्रोडक्ट उसके मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके कंपटीशन में आइए। हमारे यहाँ बेर है, बेर की भी प्रोसेसिंग होती है, इसलिए थोड़ा बहुत जितना छोटे लेवल पर प्रोसेसिंग कर सकते हैं उस प्रोसेसिंग को करके वैल्यू एडिशन करके हम उसमें बहुत ज़्यादा फायदा कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब, कृषि अनुसंधान विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है, किसानों को उन्नत किस्म के बीज मिले, अलग अलग किस्में मिले, अच्छी पैदावार दे, क्योंकि बीज का लगभग 20% पैदावार में योगदान होता है। तो उन्नत बीज किसानों को उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालय क्या प्रयास कर रहा है? देखिए, उन्नत बीज विश्वविद्यालय का कार्य है कि नई किस्में डेवलप करना, नया प्लांटिंग मटेरियल तैयार करना या नई ब्रीड तैयार करना, ये काम है विश्वविद्यालय के। तो इस दिशा में आपको बताएं, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो ग्वार हो, चाहे वो मोठ हो, ऐसी कौन सी फसल है जिसमें विश्वविद्यालय ने नई वैरायटीज़ नहीं निकाली हैं। डेफिनेटली आपकी बात सही है कि उसका बीज जब तक नहीं मिलता तो किसान को फ़ायदा नहीं होता है। विश्वविद्यालय की जो जिम्मेदारी है प्राइमरली उसको है कि उसका जो प्रजनन बीज, जिसको ब्रीडर सीड कहते हैं, उसके पैदा करने की है। उसके बाद फाउंडेशन या सर्टिफाइड जो बीज पैदा करना है डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर की उसके जिम्मे में आता है। पर लेकिन विश्वविद्यालय के पास में अभी बहुत सारे फार्म हैं, उस पर हम बीज उत्पादन कर रहे हैं और
उस बीज उत्पादन को जो नई किस्में आ रही हैं उन्हीं का कर रहे हैं, ताकि उसकी उपलब्धता बढ़ सके, टाइम पर मिल सके। और जितने हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 8 जिलों में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, तो उसमें कृषि विज्ञान केंद्रों के रूप में आपको वहाँ पर बीज की उपलब्धता है। हमारी वेबसाइट पर भी दे रखा है। कृषि विज्ञान केंद्र के जो यहाँ पर है वहाँ भी उसकी सूचना दी जा रही है। तो इस तरह से नए जो अभी रबी की बुआई होनी है, सभी बीजों की कौन सी किस्म की उपलब्धता है वहाँ पर पूरा दर्शाया गया है, ताकि किसान भाई उसको टाइम पर ले सकें और समय पर उसकी बुआई कर पाएँ। डॉक्टर साहब, साफ सुथरे बीज किसानों को मिले और नई नई किस्में मिले, इसके लिए आपके साल भर में क्या प्रयास रहे, क्या विधायन आपने केंद्र खोले, कैसे का आपने क्या इसमें? देखिए, इसमें 3-4 कार्य महत्वपूर्ण हुए। एक तो यह है कि जो हमारा बीज खेत से बीज आता है जी, उसका प्रोसेसिंग करना होता है, उसको मशीनरी अब में ग्रेडिंग कहते हैं जिसको, कि जो बीज अच्छे नहीं हैं, छोटे हैं साइज में, पूरे जिनकी अंकुरित शक्ति पूरी नहीं है, उन सब चीज़ों को अलग करके प्रोसेसिंग प्लांट हमने 6 प्रोसेसिंग प्लांट इस बार हमारी यूनिवर्सिटी ने लगाए हैं जी। और इसी के साथ साथ हमारे जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ पर एक सेल काउंटर हमने बनाने को बोला है, कि वहाँ पर सेल काउंटर हो ताकि किसानों को बीज मिल सके। उसी के साथ साथ बीजों के साथ साथ हमारे फलदार पौधे भी हमारे उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। जहाँ हमारे और कोई चीज़ है जो उस पर उपलब्धता हो सके, यूनिवर्सिटी जो बनाती है, तो उनके एक काउंटर बनाए गए हैं और वहाँ से जो है किसान आसानी से ले सके जी। और इसी के साथ साथ हमारे जो आने वाले समय में जो बीजों की मांग है, जैसे आपका सब्जी का बीज जो बड़ी मुश्किल से मिलता है, विश्वविद्यालय ने पहली बार सब्जी उत्पादन के जो पर्टिकुलरली उसमें आप कार्य शुरू किया है जी। तो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रही है, ताकि आपको जो सब्जियां यहाँ की होती हैं उनके बीज अच्छे आप तक मिल सकें। और प्याज एक बहुत महत्वपूर्ण कैश क्रॉप के रूप में गिनी जाती है, उस दिशा में भी यूनिवर्सिटी का अपना प्रयास कर रही है आगे, और उसके बीज की उपलब्धता भी आने वाले टाइम पर हम करा पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, हमारे किसान की दिन प्रतिदिन आय हो, जिस प्रकार से एक सरकारी सेवा में आदमी हर रोज उसको तनख्वाह मिलती है और महीने भर में उसकी कमाई होती है, उस प्रकार से हमारे किसान की भी दिन प्रतिदिन आय हो, उसके लिए आप कौन सी ऐसी तकनीकी या पद्धति सुझाव देना चाहेंगे कि वो हर दिन उससे आय अर्जित कर सके? देखिए, इसमें जो है हमारा जो कृषि के अलावा जो पशुधन है जी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेयरी है, क्योंकि रोज़ दूध हमारा आता है, रोज़ दूध बिकता है। इसी के साथ बकरी पालन का है। ठीक है, हमारे को बकरा जो क्योंकि बड़े होते हैं उनको बेचते हैं, और बकरी का दूध आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो बकरी ऐसे सिरोही गॉट के नाम से मशहूर है जी। उसको आप पाल सकते हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण, जो हमें बहुत आसान भी है और कर भी सकते हैं, वो है मुर्गी पालन का। मुर्गी पालन का अगर धंधा हम करें तो बहुत अच्छा है। हमारे पिछवाड़े में जो बैकयार्ड पोल्ट्री के रूप में कहते हैं, तो हम अच्छे रख सकते हैं। विश्वविद्यालय ने अभी क्या किया है कि हम अंडे ना बेचकर उनके चूचे निकाल कर, जो चिक्स निकाल कर बेच रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि जो हमारे अंडे की कीमत मिलती है उससे डबल कीमत मिल रही है, और हमारी रेगुलर बेसिस पर उससे इनकम आ रही है जी। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं। अभी हमने विश्वविद्यालय में मछली पालन का शुरू किया है। मछली पालन का भी आप, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, 6-7 महीने बाद, उसके बाद आप लंबे समय तक मछली बेच सकेंगे जी। इसी प्रकार आपके और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका समय समय पर गैप में बीच कर आपको फसल पर ज़्यादा न निर्भर होकर आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम लगातार बनी रहे, उस तरह के बहुत सारे धंधे। उसमें मशरूम की बात आप बात करिए। मशरूम एक अच्छा सोर्स हो सकता है जिसमें हम उगाकर उसे अच्छी इनकम ले सकते हैं। इस तरह से अभी मधुमक्खी पालन का अभी शुरू करिए। मधुमक्खी पालन से भी हमें एक आमदनी का सोर्स मिलता है। मधुमक्खी आमदनी तो शायद तो हमें मिलता ही मिलता है। जो हमारी फसलें हैं, पर्टिकुलरली जो सरसों है, ये हमारे एक्सपेरिमेंट, हमारे तजुर्बे ये कहते हैं कि 20
30% तक उसकी पैदावार भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से मधुमक्खी पालन भी एक सफल धंधा हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, जैविक खेती यानी जैविक उत्पाद आज हमारे उपभोक्ता को बहुत नितांत आवश्यकता हो गई और उपभोक्ता इसके प्रति काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। जैविक खेती की दृष्टि से कृषि विश्वविद्यालय क्या कार्य कर रहा है? कौन से जैविक उत्पाद पैदा या अनुसंधान करने जा रहा है? देखिए, जैविक कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जैविक कृषि में अभी विश्वविद्यालय जो है, पहले तो अभी हमारे यहाँ से मूंगफली की जैविक बीज उत्पादन का कार्य हो रहा है जी, और उसी के साथ साथ जो उसमें इनपुट यूज़ का आने वाले होते हैं, चाहे वो कंपोस्ट हो, चाहे वो उसके जो बायो पेस्टिसाइड हैं, जहाँ जो बायो एजेंट्स हैं, उन सब का उत्पादन विश्वविद्यालय ने शुरू कर दिया है, जिसमें ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास और हमारे यहाँ कंपोस्ट जो है बनना शुरू हो गया है। ये जैविक उत्पाद को बढ़ाने के लिए अच्छे तरीके। इसी के साथ साथ आपको बताएं, हमारे यहाँ अभी हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किया है काऊ यूरिन को लेके, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उसके एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं ताकि उसको सही तरीके से कैसे यूज़ करके ऑर्गेनिक जो कल्टीवेशन है उसको और सफल कैसे बनाया जाए, उस दिशा में विश्वविद्यालय ने अभी हाल में ही बहुत सारे प्रयास शुरू किए हैं। डॉक्टर साहब, राजस्थान मरुस्थल प्रदेश, जहां देश का मात्र 1% पानी उपलब्ध है, इस कम उपलब्धता वाले पानी का किस प्रकार से, कौन सी तकनीकी अपनाएं, किस प्रकार से उपयोग करें किसान भाई, ताकि उत्पादन भी अच्छा हो और पानी का जो गिरावट है, जो जल स्तर है, वो भी रुक सके प्रदेश में? देखिए, ये बहुत आपने महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताएं कि सुंदराम वर्मा, जिसको पद्मश्री मिला, किस कार्य के लिए मिला? वो ऐसी चीज़ें काम करते हैं जिनमें जल संचय एक अपना तरीका है। अपने समतल खेत पर उन्होंने पॉलीथीन बिछाकर, प्लास्टिक शीट बिछाकर पानी इकट्ठा कर लिया अपनी खेती करने के लिए। तो हर किसान जितना पानी बरस रहा, अगर हम उसको सही ढंग से संचय कर लें तो मुझे लगता है कि हम बहुत सारा पानी इकट्ठा करके खेती कर लेंगे। और मैं आपको बताऊं कि विश्वविद्यालय की अगर मैं 1 साल की अगर मैं अपनी सफलता बताऊं तो पानी को इकट्ठा करने की ही मैं बता सकता हूं कि आज विश्वविद्यालय के पास में 4 करोड़ लीटर पानी हमने इस बार पानी इकट्ठा किया है। ज़्यादा बारिश नहीं हुई, उसके बावजूद भी हमने ऐसे तरीकों से उसको पानी बारिश का पानी, और उसमें हम मछली उत्पादन कर रहे हैं। तो इस तरह से हम पूर्ण तरह सुरक्षित अपने आप निर्भर हैं कि ये पानी हमने संचय कर लिया। इसी के साथ साथ इस पर आपको बताएं, विश्वविद्यालय में हमने हमारे जितने भी यूनिट हैं टोटल मिलाकर 15,000 पौधे हमने इस बार लगाए हैं, और विश्वविद्यालय में 5,000 पौधे लगाए हैं। तो उन पौधों के लिए पानी चाहिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं आपको बोलूं कि इस बार विश्वविद्यालय में पहली बार सागवान जो टीक है, यहाँ के लिए नई फसल हो सकती है, उस पर हम एक्सपेरिमेंट के तौर पर, तजर्बे के तौर पर इस बार हमने 100 पौधे इस बार लगाए हैं। वो आगे कैसे बढ़ते हैं, आगे उसकी ग्रोथ कैसे होती है, ये सब हम देखेंगे। पर लेकिन पानी संचय करना और उसका सही उपयोग करना, ये हम उसके आगे दिशा में बढ़ रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन हम यूज़ करते हैं, स्प्रिंकलर हमारा हर किसान जानता है, पर स्प्रिंकलर तक हमें आगे नहीं निर्भर रहना है। हमें माइक्रो इरिगेशन जो बूंद बूंद प्रणाली है, ड्रिप वाला है, उसको जाना है। और ज़मीन के अंदर बिछा के भी उसके भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ताकि बिल्कुल पानी एक बूंद भी पानी हवा में ना उड़े। इस तरह के हम विश्वविद्यालय में अभी प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज को हम पूरा तरह से उसको हासिल कर पाएँ और हमें ज़मीन से पानी ना लेना पड़े। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो हमारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं उसमें पानी इतना संचय हो गया है, आसपास के किसानों के जो कुएं हैं उसमें थोड़ा बहुत पानी आना शुरू हो गया है। बहुत अच्छी बात तो ये इस तरह से विश्वविद्यालय अपना तो काम कर ही रहा है, पर लेकिन हमें जल संचय की तरफ हर किसान को ध्यान देना पड़ेगा। और मैं अपने विश्वविद्यालय में अभी हमारे सारे वैज्ञानिकों को बोल दिया कि आपको जितने भी खेती करनी या जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट करने हैं, आपको खुद पानी उतना इकट्ठा करना पड़ेगा। मैं आपको पानी नहीं दूंगा कहीं से लाकर। तो इस तरह का मैं मैसेज उनको दे रहा हूँ
भी पानी इकट्ठा करने की आप तरकीब सोचिए, उसमें कुछ भी जो भी है रिसोर्सेज लगते हैं। इसी के साथ मैं तो आपको और बता दूं जी जो पानी ये हमारे आवासों में यूज़ होता है, हॉस्टल में यूज़ होता है, वो अब दूषित हो जाता है जी उसको शुद्ध करके खेती में कैसे यूज लाए, उसके लिए हमें प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट मिला ही है और अगले साल तक हम उसको चालू कर देंगे। तो इससे पानी का कहीं भी कोई रीयूज को भी हम कर पाएंगे। तो डॉक्टर साहब ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपने जिस प्रकार से जल का सदुपयोग किया है, लेकिन डॉक्टर साहब हमारे प्रदेश में जल की कमी के साथ साथ में भगवान ने एक बहुत अच्छी चीज़ दी है, वो दी है सौर ऊर्जा। प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में सौर ऊर्जा दी है, उस सौर ऊर्जा का कैसे उपयोग किया जाए, किस प्रकार से किसान भाई उसका फायदा ले और प्रदेश को एक नई जो एनर्जी है, जो पर्यावरण को कोयला शहर इनसे उत्पादन होता है, उसको भी कम कर सके और सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कर सके। इसके लिए आपने क्या प्रयास किया और क्या किसान भाइयों को कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये आप सौर ऊर्जा और राजस्थान को तो वरदान है कि इतना अच्छा सूरज यहाँ रहता है और हम उससे बहुत बड़ा उपयोग कर सकते हैं। विश्वविद्यालय में मेरे आने से पहले 45 किलोवाट का एक पैनल लगा हुआ था, प्रोजेक्ट लगा हुआ था। माननीय गवर्नर साहब श्री कलराज मिश्रा जी ने उसका उद्घाटन किया और अब हमने एक रेस्को मॉडल में क्या होता है कि हमें अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं लगाना है, हमारा जीरो इन्वेस्टमेंट है जी। और हमें वो मॉडल एक कंपनी है वो लगाती है, हमारे सारे रूफटॉप पर लग गया है, उनको 25 साल तक हमारा उनके साथ अनुबंध है। वो 4 रुपये 16 पैसे के पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से हमारे से चार्ज करेगी, जो अभी हमें 8 या 9 रुपये पड़ रही है। आधी कीमत में हमें 25 साल तक हमारी गारंटी हो गई है कि सौर ऊर्जा से हमारे जितने भी कार्य हैं जो विश्वविद्यालय में जो इलेक्ट्रिसिटी से हो रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट मैं कहूँगा कि 1/3 ही रह जाएगी, 2/3 हम उससे पूरा कर लेंगे। कितने मेगावाट का लगाया है? 364 किलोवाट का हमने लगाया है। और इसके साथ साथ और बताएं, क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटी गांव की तरफ है, सेमी रूरल एरिया में बिजली के कट बहुत लगते हैं जी। और उसकी लगातार बिजली की सप्लाई भी हमें मिलेगी। हमारा क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन है, सारा बात तो हमारी शिक्षा भी उसी तरह चल गई है। जब तक बिजली दोबारा आए उससे पहले ही हमारी जब लगती चलती रहेगी तो कहीं भी हमारा कोई विघन नहीं, क्वालिटी की इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी, इसके साथ में हमारे को क्लीन एनर्जी तो मिलेगी। जी डॉक्टर साहब, चूंकि कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक जब तक गाँवों में जाके किसानों को नई तकनीकी कृषि तकनीकी का ज्ञान जब तक नहीं देंगे, जब तक गाँवों के किसानों का विकास होने में थोड़ी सी संभावनाएं कम लगती है। तो ऐसे में कृषि विश्वविद्यालय क्या कोई गांव गोद लेके गाँवों के विकास में या कृषि के विकास में योगदान दे रहा है? देखिए, ऐसा है कि एक गांव प्रचार विलेज है यहाँ पर कालवाड़ के पास में है, वो हमने गोद में लिया हुआ है। आप हमारा एक यूनिवर्सिटी का काम है इसका प्रसार का, जो मैं शुरू में बताया जी। हमारे पास 8 डिस्ट्रिक्ट इस यूनिवर्सिटी के जुरिडिक्शन में आते हैं, 7 उसमें कृषि विज्ञान केंद्र हैं जी, और 7 ही कॉलेज सारे डिस्ट्रिक्ट में हैं, और इसी के साथ साथ हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च फार्म भी वहाँ पर है जी। तो ये सारे जो है कृषि की जितनी नई टेक्नोलॉजी उसके प्रसार में लगातार काम करते हैं। किसानों के साथ गोष्ठी होती है, किसानों के खेतों पर जाते हैं और बीज उत्पादन करके नई टेक्नोलॉजी को उनको किसानों तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह से विश्वविद्यालय के अपने सेंटर पर हम लगातार नए नए विषयों पर, जैसे हाल ही में हमने मछली उत्पादन पर अपना कार्य अभी शुरू किया है, तो मछली की ट्रेनिंग दी है जी। डॉक्टर साहब, चूँकि अनुसंधान एक लगातार चीज़ है और अभी जो पोषक तत्व सिक्योरिटी है, जिसको नेशनल मतलब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कहते हैं, इस टाइप की किस्में विकसित हो ताकि हमारे जो उपभोक्ता को अच्छी पोषक तत्व वाले खाद्यान्न मिले, अच्छे अनाज मिले। इसके लिए आप क्या किसान भाइयों को सलाह देना देखिए, अभी विश्वविद्यालय ने बाजरे के 2 हाइब्रिड दिए हैं, उसको बायोफोर्टिफाइड हाइब्रिड, उसमें जिंक और आयरन का मतलब काफ़ी मात्रा में है, उनको बायोफोर्टिफिकेटरी में गया। अभी हाल ही
में प्रधानमंत्री साहब ने अपने जो वर्ल्ड फूड डे पर दिया था, उन्होंने 17 वैरायटी जो बायोफोर्टिफाइड वैरायटी की थी, उसी प्रकार राजस्थान में भी बाजरे की, गेहूं की हमने ऑलरेडी उस दिशा में कार्य कर लिया है और रिलीज कर दिए हैं, उनके बीज उपलब्ध हैं। जी डॉक्टर साहब, आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, किसान भाइयों को मेरा एक ही संदेश है, बच्चों को कृषि शिक्षा के साथ जोड़िए। कृषि शिक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है, और जो बच्चे नहीं पढ़ पाए वो किसी न किसी तरह की स्किल हमारी यूनिवर्सिटी से लें। हमारे पास सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, हम उनको कौन सी चीज़ सिखा सकते हैं। आज अब मैकेनाइजेशन का युग चल रहा है, उसको कैसे मशीनरी को कैसे कर सकते हैं, या उसमें एक्सपर्टाइज कैसे लगा सकते हैं। इस तरह से जो कृषि से संबंधित कोई भी काम है, उसके लिए हम अपने ये राजस्थान के जितने भी यूथ हैं वो हमारे यूनिवर्सिटी से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ साथ रबी का सीजन शुरू जा रहा है, मैं आप ऐसी किस्में बोइए जो आपके इलाके के लिए वो सिफारिश की जाती हैं और कम पानी में उत्पादन दे सकें। ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर कृषि को आगे बढ़ाना है। जी, तो देखिए किसान भाइयों, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि रबी की फसलें, चना सरसों की बुआई का समय है ये सप्ताह। इस समय चना सरसों की बुआई आप कर सकते हैं, उन्नतशील किस्मों की बुआई करें और अपने बच्चों को कृषि शिक्षा की तरफ भेजें, ताकि कृषि का विकास हो, गाँवों का विकास हो और पूरे देश का विकास हो। ये कह रहे हैं डॉक्टर JS संधू, कुलपति श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर। किसान भाइयों, समय हो गया है, फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। इजाजत दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। नमस्कार।